जयतु भारतम। मध्यकालीन भारत। ओल्ड NCERT। प्रोफेसर सतीश चंद। अध्याय 5। संघर्ष का युग। लगभग 1000 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक। सन 1000 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक के काल के दौरान पश्चिम और मध्य एशिया तथा उत्तर भारत में तेजी से परिवर्तन हुए। इन्हीं परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप इस काल के अंतिम चरणों में तुर्कों ने अपनी सैनिक शक्ति के सहारे उत्तर भारत में प्रवेश किया। 9वीं सदी का अंत होते होते अब्बासी खिलाफत पतनोन्मुखी हो चली थी। उसका स्थान इस्लामी रंग में रंगे तुर्कों द्वारा शासित राज्यों की श्रृंखला ने ले लिया। तुर्कों ने राजमहल के रक्षकों और भाड़े के सैनिकों के रूप में 9वीं सदी में अब्बासी साम्राज्य में प्रवेश किया था। शीघ्र ही उन्होंने ऐसी स्थिति प्राप्त कर ली कि उनकी मर्जी से राजा बनने और बिगड़ने लगे। केंद्रीय सरकार की शक्ति ज्यों-ज्यों कम होती गई, प्रांतीय शासकों ने स्वतंत्र दर्जा हासिल करना शुरू कर दिया। हालांकि खलीफों ने कुछ समय तक एकता का आभास कायम रखने की कोशिश अवश्य की, जिसका तरीका यह था कि जो सेनापति अपने लिए स्वतंत्र क्षेत्र कायम कर लेने में कामयाब हो जाते थे, उन्हें वे अमीर उल उमरा या सेनापतियों के सेनापति की उपाधि दे देते थे। इन नए शासकों ने स्वयं ही पहले तो अमीर की और बाद में सुल्तान की पदवी धारण की। मध्य एशिया से लगातार होने वाले तुर्क जनजातियों के हमलों, असफल शासन का साथ छोड़कर बात में सफल शासक के खेमे में जा खड़े होने की तुर्क सैनिकों की अर्थलोलुप प्रवृत्ति और मुस्लिम फिरकों के बीच छिड़े झगड़ों के कारण यह काल सचमुच अशांति का काल बन गया। साम्राज्यों और राज्यों को न उठते देर लगती थी न गिरते। इन परिस्थितियों में अपना वर्चस्व वही व्यक्ति स्थापित कर सकता था जो कुशल योद्धा के साथ ही एक जननायक के गुणों से भी युक्त हो, जो लड़ाई के मैदान में अपना जौहर दिखाने के साथ ही राजनीतिक साजिशों और फरेबों का मुकाबला कर सकता हो। तुर्क जनजातियां अपने साथ बेरहमी भरी लूटपाट की आदत लेकर इस भूभाग पर उतरी थीं। उनकी लड़ाई का मुख्य तरीका यह था कि वे जितनी तेजी से आगे बढ़ते थे, उतनी ही तेजी से पीछे हट जाते थे। वे बिजली की गति से हमले करते थे और यदि मुख्य सेना से दूर पड़ गई कोई टुकड़ी उनके हाथों लग जाती थी तो बात की बात में वे उसका सफाया कर देते थे। वे अपने दमखम के साथ ही अपने घोड़ों की उत्तम कोटि के कारण भी यह सब कर पाते थे। इन दोनों खूबियों की वजह से वे इतनी तेजी से दूरियां तय कर लेते थे कि देखने सुनने वाले हैरत में पड़ जाते थे। इस बीच गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य टूट चुका था और उत्तर भारत में राजनीतिक अनिश्चितता का दौर आरंभ हो गया था। प्रभुत्व के लिए संघर्ष का एक नया दौर शुरू हो चुका था। फलतः देश की उत्तर पश्चिमी सीमा पर आक्रामक और विस्तारवादी तुर्क के इस उदय की कोई और ध्यान नहीं दिया। गजनवी। 9वीं सदी के अंतिम दौर में ट्रांस ऑक्सियाना, खुरासान और ईरान के कुछ हिस्सों पर सामानियों का शासन था, जो ईरानी मूल के थे। सामानियों को अपनी उत्तरी और पूर्वी सीमाओं का बराबर गैर मुस्लिम तुर्क जनजातियों से जूझना पड़ रहा था। इसी संघर्ष के क्रम में एक नए प्रकार के सैनिकों का उदय हुआ जो गाजी कहलाते थे। तुर्क लोगों में से अधिकांश प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे और मुसलमानों की निगाह में विधर्मी थे। इसलिए उनके खिलाफ सामानियों की लड़ाई राज्य की सुरक्षा के साथ साथ धर्म की रक्षा का भी संघर्ष थी। इसलिए गाजी जितना योद्धा था उतना ही धर्म का रक्षक भी। वह नियमित सेना के अनियमित सहायक के रूप में काम करता था और वेतन प्राप्त करने के बदले लूट खसोट से अपना काम चला लेता था। गाजियों के साहस और सूझबूझ तथा अपने प्रिय उद्देश्यों के लिए खुशी खुशी चाहे जितनी कठिनाइयां झेलने की उनकी तत्परता के कारण ही ये शिशु राज्य तुर्कों के सामने टिके रह सके। कालांतर से बहुत से तुर्क मुसलमान बन गए, लेकिन गैर मुस्लिम तुर्क जनजातियों के हमलों के खिलाफ संघर्ष चलता रहा। इस्लामीकृत तुर्क बाद में इस्लाम के सबसे बड़े रक्षकों और जिहादियों के रूप में उभरने वाले थे, लेकिन इस्लाम की रक्षा के साथ साथ ही लूट खसोट से भी उनका लगाव बना रहा। सामानी सूबेदारों में अल्पतगीन नाम का एक तुर्क गुलाम भी था। कालांतर में उसने गजनी को अपनी राजधानी बनाकर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। शीघ्र ही सामानी राज्य का अंत हो गया और मध्य एशियाई जनजातियों से इस्लामी क्षेत्रों की रक्षा का दायित्व गजनवियों ने संभाल लिया। इन्हीं संयोगों के बीच महमूद गजनी की गद्दी पर बैठा और 998 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक मध्यकालीन मुसलमान इतिहासकार महमूद को इस्लाम का नायक मानते हैं, क्योंकि उसने मध्य एशियाई तुर्क जनजातियों के खिलाफ अपने राज्य और धन की रक्षा अत्यंत साहस और शूरवीरता से की। इसलिए उसके शासनकाल में गाजी की भावना और भी प्रबल हुई। दूसरे, इस काल में ईरानी संस्कृति में एक नई चेतना का उदय हुआ, जिससे महमूद घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था। गर्वीले ईरानियों ने कभी भी अरबी भाषा और अरब संस्कृति को स्वीकार नहीं किया था। सामानी राज्य ने भी फारसी भाषा और साहित्य को प्रोत्साहन दिया था। फिरदौसीकृत शाहनामा में ईरानी नवचेतना ने एक नई ऊंचाई प्राप्त की। ईरान और तुरान के बीच के संघर्ष को वह अपनी रचनाओं में मिथकीय युग तक पीछे खींच कर ले गया
और प्राचीन ईरानी नायकों की भूरी भूरी प्रशंसा की। ईरानी देशभक्ति में एक नया उभार आया और अब फारसी भाषा तथा संस्कृति गजनवी साम्राज्य की भाषा और संस्कृति बन गई। यहाँ तक कि खुद महमूद ने यह दावा किया कि वह ईरान के पौराणिक राजा अफरासियाब का वंशज था। इस प्रकार तुर्क लोग न केवल इस्लामी रंग में रंगे, बल्कि उन पर फारसीपन का भी रंग उतना ही गहरा चढ़ गया। 2 सदी बाद वह इस संस्कृति को भारत में लाने वाले थे। यद्यपि महमूद ने तुर्क जनजातियों के खिलाफ इस्लामी राज्यों की रक्षा तथा ईरान के संस्कृति पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तथापि भारत में उसे एक लुटेरे और मंदिर को तोड़ने वालों के रूप में ही याद किया जाता है। महमूद ने भारत पर 17 हमले किए। ऐसा कहा जाता है शुरुआती हमलों का लक्ष्य पेशावर और पंजाब पर राज करने वाले हिंदू शाही शासक थे। वह मुल्तान के मुसलमान राजाओं के खिलाफ भी लड़ा। ये राजा इस्लाम के जिस पंथ के अनुयायी थे उसका महमूद घोर विरोधी था। हिंदू शासी शासक महमूद के पिता के समय से ही गजनवियों से जूझते रहे थे। एक समय में पंजाब से लेकर अफगानिस्तान तक के प्रदेश हिंदू शाही शासकों के अधीन थे। उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि गजनी में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना उनके लिए खतरे का कारण है। हिंदू शाही राजा जयपाल ने सामानियों के अधीन गजनी के सूबेदार के बेटे के साथ मिलकर गजनी पर भी आक्रमण किया था, लेकिन उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा था। अगले साल उसने फिर हमला किया, लेकिन उसे फिर शिकस्त खानी पड़ी। एक शहजादे के रूप में महमूद ने इन लड़ाइयों में सक्रिय हिस्सा लिया था। गद्दी नसी होने पर महमूद ने हिंदू शाहियों के खिलाफ आक्रामक संघर्ष आरंभ कर दिया। लड़ाई में मुल्तान के मुसलमान शासक ने हिंदू शाही राजा का साथ दिया। 1001 ईस्वी में जयपाल को हराकर महमूद ने उसे बंदी बना लिया, लेकिन बाद में छोड़ दिया। जयपाल के दिल में पराजय का अपमान इतना चुभ गया कि उसने अपने आप को जलती चिता के में जलाने का निर्णय किया। उसके बाद उसका पुत्र आनंदपाल राजा बना। हिंदू शाही राजधानी बैहिंद पेशावर के निकट में 1000 ईस्वी से 1009 ईस्वी में महमूद और आनंदपाल के बीच निर्णायक युद्ध हुआ। मुल्तान के मुसलमान शासक ने भी आनंदपाल का साथ दिया। यद्यपि भारतीय सैनिकों की संख्या अधिक थी और उनमें पंजाब के युद्धप्रिय खोखर जनजाति के सैनिक भी शरीक थे, तथापि महमूद के घुड़सवार धनुर्धरों के हमलों ने शत्रु सेना को तितर बितर कर दिया और जीत महमूद की हुई। व्यवहारिक दृष्टि से अब पंजाब गजनवियों के अधिकार में जा चुका था। यद्यपि हिंदू शाही राजा को अपने साम्राज्य के कुछ हिस्सों पर मातहत राजा की हैसियत से शासन करने दिया गया। यह सिलसिला 1020 ईस्वी तक चला। वहिंद की लड़ाई के बाद मुल्तान को भी गजनवियों की अधीनता माननी पड़ी। महमूद ने आगे भारत पर जो हमले किए उसका उद्देश्य उत्तर भारत के धनधान्य से पूर्ण मंदिरों और नगरों को लूटना था, ताकि लूट के धन से वह अपने मध्य एशियाई शत्रुओं के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रख सके। साथ ही वह भारतीय राजाओं को आपस में संगठित होकर अपने खिलाफ कोई गुट खड़ा करने का मौका नहीं देना चाहता था। महमूद एक बार भारत पर हमला करता था तो उससे निबट कर फिर मध्य एशिया की ओर रुख करता था, जिसके बाद वह भारत पर चढ़ आता था। भारत पर लूटपाट के उद्देश्य से किए गए उसके हमलों में उसे गाजी खूब काम आए। उसने अपने को इस्लाम का यश बढ़ाने वाले बुत सिकन अर्थात मूर्तिभंजक के तौर पर भी पेश किया। पंजाब से उसने दिल्ली के निकट थानेश्वर पर आक्रमण किए, लेकिन उसने सबसे साहसिक और प्रबल आक्रमण 1018 ईस्वी में कन्नौज पर तथा 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर किए। कन्नौज पर किए गए हमले में उसने मथुरा और कन्नौज को दोनों की ईंट से ईंट बजा दी थी और दोनों नगरों को जी भर के लूटा था। वह बुल्देनखंड क्षेत्र में कालिंसर के रास्ते जब लौटा तो उसके साथ लूट का बेशुमार माल था। वह इस तरह एक टके के बेखौफ यह सब इसलिए कर पाया कि उन दिनों उत्तर भारत में कोई शक्तिशाली राज्य ही नहीं था। महमूद ने इनमें से किसी भी क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिलाने की कोशिश नहीं की। अपनी संपत्ति के लिए विख्यात सोमनाथ मंदिर पर हमला करने के लिए महमूद सुल्तान से प्रस्थान करके राजपूताना पार करते हुए आगे बढ़ा, लेकिन रास्ते में उसके समक्ष किसी ने बाधा उपस्थित करने का साहस नहीं दिखाया। यह पंजाब को छोड़कर भारत पर उसका आखिरी हमला था। 1030 ईस्वी में गजनी में उसकी मृत्यु हो गई। महमूद को सिर्फ एक हमलावर और लुटेरा कहकर खारिज कर देना सही नहीं है। पंजाब और मुल्तान पर गजनवियों की विजय ने उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति को पूरे तौर पर बदल दिया। तुर्कों ने उत्तर पश्चिम में भारत की रक्षा करने वाले पर्वत श्रेणियों को पार कर लिया था और अब वे किसी भी समय गंगा के मुख्य मैदान पर उतर आ सकते थे। अगले 150 वर्षों तक यदि वे इस क्षेत्र में अपना राज्य विस्तार नहीं कर पाए तो उसका कारण इस काल में मध्य एशिया और उत्तर भारत में तेजी से हो रहे परिवर्तन थे। महमूद की मृत्यु के बाद सेलजुकों की शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना हुई। इस राज्य में सीरिया, ईरान और ट्रांसअक्शियाना शामिल थे। इस नए साम्राज्य ने खुरासान पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए गजनवी राज्य से लोहा लिया। एक प्रसिद्ध लड़ाई में महमूद के बेटे मसूद की गहरी शिकस्त हुई और उसने लाहौर में शरण लेनी पड़ी। अब गजनवी साम्राज्य गजनी और पंजाब तक सीमित रह गया। यद्यपि
गजनी लूटपाट के उद्देश्य से गंगा की घाटी और राजपुताना पर हमले करते रहे, तथापि अब वे भारत के लिए कोई सैनिक खतरा नहीं रह गए थे। इसके साथ ही उत्तर भारत में कई ऐसे राज्यों का उदय हुआ जो गजनवियों का मुकाबला कर सकते थे। राजपूत राज्य। राजपूत नाम का एक नए वर्ग के उदय और उसके उद्भव से संबंधित विवाद की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। प्रतिहार साम्राज्य के विघटन के बाद उत्तर भारत में कई राजपूत राज्य का उदय हुआ। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण थे कन्नौज के गढ़वाल, मालवा के परमार और अजमेर के चौहान। देश के विभिन्न हिस्सों में अनेक छोटे छोटे राजवंशों का भी शासन था। उदाहरण के लिए आधुनिक जबलपुर के आसपास के क्षेत्र प्रदेशों में कंचूरी थे, जो बुंदेलखंड में चंदेल और गुजरात में चालुक्य एवं दिल्ली में तोमर। बंगाल पालों के अधीन और बाद में दोनों सेना के प्रभुत्व में रहा। कन्नौज के गढ़वालों ने धीरे धीरे पालों को बिहार से निकाल दिया और बनारस को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। इस बीच अजमेर के चौहान अपने साम्राज्य को धीरे धीरे गुजरात और दिल्ली तथा पंजाब की ओर फैला रहे थे। मालूम होता है कि इससे गढ़वालों से उनकी खटपट हो गई। इस तरह की प्रतिबंधिताओं के कारण पंजाब से गजनवियों को हराने के लिए राजपूतों का आपस में संगठित होना असंभव हो गया। सच तो यह है कि गजनवियों को उज्जैन तक हमला करने में भी कोई खौफ नहीं हुआ। राजपूत समाज का आधार कुल, क्लैन था। हर कुल अपने को एक सामान्य पूर्वज का वंशज बताता था, चाहे वह पूर्वज वास्तविक रहा हो या काल्पनिक। एक कुल की समानता एक परस्पर संबंध क्षेत्र से प्रधानता में होती थी। कभी कभी इनकी बस्तियां 12 या 24 अथवा 48 या 84 गांवों की इकाइयों में बटी होती थी। सरदार गांवों की अपनी जमीन अपने उप सरदारों को आवंटित कर देता था और उधर ये उप सरदार या जमीन अलग अलग राजपूत योद्धाओं को आवंटित कर देते थे, जिससे वे अपने परिवार और घर बार का खर्चा चलाते थे। जमीन और परिवार से लगाव तथा अपनी आन के लिए कुर्बान हो जाने की लालसा राजपूतों की खास खूबी थी। ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक राजपूत राज्य का शासन अपने सरदारों के साथ मिलकर एक राजा चलाएगा। ये सरदार आमतौर पर उसके भाई बंधु होते थे। यद्यपि ऐसा जाता है कि वे अपनी जागीरें तभी तक रख सकते थे जब तक राजा उन्हें रखने देता था। तथापि भूमि की पवित्रता और अनुलंघ्यता की राजपूती भावना के कारण आमतौर पर राजा जागीरें छीनता नहीं था। हाँ, कुछ अपवाद के प्रसंग हो सकते हैं, जैसे सरदार का विद्रोह कर देने या उसका निर्वंश मर जाना। समाज में राजपूती संगठन के कुछ लाभ तो थे और कुछ नुकसान भी। एक लाभ तो यह था कि ऐसे संगठन के कारण राजपूत आपस में भाईचारे और समानता की भावना से ओतप्रोत हुए, लेकिन इसी प्रवृत्ति के कारण उनमें अनुशासन कायम रख पाना कठिन हो गया। राजपूतों की एक दूसरी कमजोरी यह थी कि उनसे आपसी झगड़े चलते रहते थे और इन झगड़ों का सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी कायम रहता था। परंतु उनकी असली कमजोरी यह थी कि वह अपने अलग अलग समूह कायम कर लेते थे और एक समूह से दूसरे समूह के लोगों के लिए कोई स्थान नहीं होता था। हर समूह अपने को सर्वश्रेष्ठ मानता था। इसके अलावा उनके मातृत्व का दायरा राजपूतों तक ही सीमित था। इससे राजपूत शासक समूहों और अधिक संख्य गैर राजपूत आम लोगों के बीच लड़ाई और चौड़ी होती गई। और भी राजस्थान में राजपूतों की आबादी 10% से अधिक नहीं थी। जिन क्षेत्रों में 11वीं 12वीं सदियों में राजपूतों का बोलबाला था, उन क्षेत्रों में भी उस काल के उनके आबादी का अनुपात इससे अधिक नहीं रहा होगा। राजपूत युद्ध को एक खेल समझते थे। इस कारण से और साथ ही भूमि तथा गोधन की भूख की वजह से विभिन्न राजपूत राज्यों के बीच हमेशा लड़ाई चलती रहती थी। आदर्श राजा वह माना जाता था जो दशहरे का त्यौहार मनाने के बाद अपनी सेना लेकर पड़ोसी राज्यों पर हमले कर देता था। इस नीति से शहरों और गांवों दोनों क्षेत्रों में आम लोगों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ती थी। उस काल के अधिकांश राजपूत शासक हिंदू के ध्वजाधारी थे। हालांकि कुछ ने जैन धर्म को भी प्रश्रय दिया। उन्होंने ब्राह्मणों और मंदिरों को मुक्त हस्त से दान दिए। वे ब्राह्मणों की विशेष सुविधाजनक स्थिति और जाति प्रथा के रक्षक होते थे। इसी कारण से कुछ राजपूत राज्यों में ब्राह्मणों से कम दर पर भू राजस्व की वसूली का सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि ये राज्य भारतीय संघ के अंग नहीं बना लिए गए। इन सुविधाओं के बदले ब्राह्मण राजपूतों को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी क्षत्रियों के वंशजों के रूप में मान्यता देने का हमेशा तत्पर रहते थे, जबकि ऐसा माना जाता है कि ये वंश अब मिट चुके हैं। 8वीं सदी के बाद के काल को और खास तौर से 10वीं और 12वीं सदियों के बीच के दौर को उत्तर भारत में मंदिर निर्माण का चरमोत्कर्ष काल माना जा सकता है। आज के कुछ भव्यतम मंदिरों का निर्माण इसी काल में हुआ। इस युग में मंदिर निर्माण को जिस शैली ने प्रधानता प्राप्त की वह नागर शैली कहलाती थी। यद्यपि इस शैली के नमूने लगभग पूरे भारत में देखे जा सकते हैं, तथापि इस शैली के मंदिरों के निर्माण के मुख्य केंद्र उत्तर भारत और दक्कन थे। इसकी विशिष्टता का निर्देश करने वाली मुख्य बात यह थी कि गर्भगृह या देउल कहे जाने वाले अधिष्ठाता देवता कक्ष ऊपर गुंबद नुमा छत बनी होती थी। मुख्य कक्ष अक्सर वर्गाकार होते थे, हालांकि उसकी प्रत्येक भुजा से लगाकर कक्ष बनवाए जा सकते थे। गर्भगृह के सामने एक मंडप बनवाया जाता था और कभी कभी मंदिर ऊंची चारदीवारी से घिरा होता था।
जिस पर बड़े बड़े सिंह द्वार होते थे। इस शैली के मंदिरों के सबसे अच्छे नमूने मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर और उड़ीसा में भुवनेश्वर के मंदिर हैं। खजुराहो के पार्श्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और कांदरिया महादेव मंदिर इस शैली की संपूर्ण विशेषताओं को रूपायित करते हैं। इन मंदिरों की दीवारों पर किए गए लक्षण इस बात के प्रमाण के हैं कि इस काल में मूर्तिकला अपनी पूरी ऊंचाई पर पहुंच गई। इनमें से अधिकांश मंदिरों का निर्माण चंदेलों ने करवाया था, जिन्होंने इस क्षेत्र पर 9वीं से लेकर 13वीं सदी तक शासन किया। उड़ीसा के इस मंदिर काल के मंदिर स्थापत्य के सबसे भव्य उदाहरण लिंगराज मंदिर 11वीं सदी में और कोणार्क के सूर्य मंदिर हैं। पुरी का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर भी इसी काल में बनवाया गया। अनेक स्थानों में जैसे मथुरा, बनारस, दिलवारा, आबू आदि में बहुत से मंदिर बनवाए गए। दक्षिण भारत के मंदिरों की तरह ही इस काल के उत्तर भारत के मंदिरों में भी अधिकाधिक विस्तार और अलंकरण का रुझान दिखाई देता है। वे सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। उनमें से कुछ मंदिरों ने तो अकूत संपत्ति अर्जित कर ली थी। सोमनाथ का मंदिर इन्हीं में से एक था। ये मंदिर कई कई गांवों पर शासन करते थे और व्यवसायिक गतिविधियों में भी भाग लेते थे। राजपूत शासकों ने कला और साहित्य को भी संरक्षण दिया। उनके संरक्षण में इस काल में संस्कृत की कई पुस्तकों और नाटकों की रचना हुई। गुजरात में चालुक्य राज्य भीम का प्रसिद्ध मंत्री वस्तुपाल एक श्रेष्ठ लेखक था और उसने विद्वानों को बहुत प्रश्रय दिया। माउंट आबू के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण उसी ने करवाया था। परमार राजाओं की राजधानी उज्जैन और धार की भी संस्कृत विद्या के प्रसिद्ध केंद्र थे। साथ ही इस काल में जनभाषा, अपभ्रंश और प्राकृत में भी कई कृतियों की रचना हुई। इस क्षेत्र में जैन विद्वानों ने उत्कृष्ट योगदान किया। इनमें से सबसे प्रसिद्ध हेमचंद हुआ, जो अपभ्रंश के साथ ही संस्कृत में भी लिखता था। ब्राह्मणीय संस्कृति के पुनरुत्थान के साथ ही उच्च वर्गीय लोगों के बीच संस्कृत ने प्रधानता प्राप्त कर ली और अपभ्रंश तथा प्राकृत को पीछे छोड़ दिया। तथापि इन जनभाषाओं में साहित्य की रचना होती रही। इन भाषाओं में से हिंदी, बंगला और मराठी जैसी आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास का सिलसिला इसी काल में आरंभ हुआ। उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय। गजनवियों की पंजाब विजय के बाद मुसलमानों और हिंदुओं के बीच एक दूसरे से भिन्न दो प्रकार के संबंधों का सिलसिला आरंभ हुआ था। एक था लूट के लोभ का आधारित संबंध। इसके तहत महमूद के उत्तराधिकारियों ने गंगा को घाटी और राजपूताना पर निरंतर कई बार हमले किए। राजपूत राज्यों ने शासकों ने इन हमलों को दृढ़ता से मुकाबला किया और कई अवसर पर उन्होंने तुर्कों के खिलाफ जीतें भी हासिल की। अब गजनवी राज्य शक्तिशाली नहीं रह गया था, तो उसके खिलाफ हासिल की गई जीतें भी राजपूतों की असली ताकत का पैमाना नहीं थी, बल्कि उल्टे इन जीतों से राजपूतों में आत्मतुष्टि का भाव जग गया। लेकिन संबंध के दूसरे स्तर पर मुसलमान व्यापारियों को इस देश में व्यापार का स्वागत भी किया गया, क्योंकि वे मध्य तथा पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत का व्यापार बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रहे थे। व्यापार की वृद्धि से राज्य की समृद्धि में इजाफा होता था। उत्तर भारत के कुछ शहरों, वस्तुतः पंजाब के मुसलमान व्यापारियों की बस्तियां स्थापित हो गईं। इन बस्तियों के बस जाने के फलस्वरूप यहाँ के बहुत से मुसलमान धर्मोपदेशकों का आगमन हुआ। ये धर्मोपदेशक सूफी कहलाते थे। सूफियों ने प्रेम और आस्था, कल्पना के प्रति समर्पण की शिक्षा दी। उनकी शिक्षा के लक्ष्य मुख्य रूप से मुसलमान व्यापारी थे, लेकिन उससे कुछ हिंदू भी प्रभावित हुए। इस प्रकार हिंदू और इस्लाम धर्मों तथा हिंदू और इस्लामी समाजों के बीच आदान प्रदान की एक प्रक्रिया आरंभ हुई। लाहौर अरबी और फारसी भाषाओं और इन दोनों भाषाओं के साहित्य का केंद्र बन गया। तिलक जैसे हिंदू सेनापतियों ने गजनवी सेना का नेतृत्व किया, जिसमें हिंदू सैनिक भी शामिल थे। यदि मध्य एशिया में बड़े पैमाने पर एक और राजनीतिक परिवर्तन न हुआ होता तो शायद दोनों प्रक्रियाएं दीर्घकाल तक चलती रहती। 12वीं सदी के मध्य के आसपास तुर्क कबालियों के एक अन्य समूह ने, जो अंशतः बौद्ध थे लेकिन अंशतः पेंगन, पुराने धार्मिक विश्वास वाले, जिसमें बहुत देवताओं की पूजा होती थी, थे, सेल्जुक तुर्कों की सत्ता मिटा दी। इसे जिस राजनीतिक शून्यता ने जन्म लिया, उसे भरने के लिए दो नई शक्तियों का उदय हुआ, जिनमें से एक था ईरान का ख्वारिज्मी साम्राज्य और दूसरा था उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान में गौर नाम प्रदेश की उदित गौरी साम्राज्य। गौरियों ने अपने राजनीतिक जीवन का आरंभ गजनी के मातहत शासकों के रूप में किया था, किंतु शीघ्र ही वे गजनवियों से पूरे तौर पर आज़ाद हो गए थे। सुल्तान अलाउद्दीन के अधीन गौरियों की शक्ति की खूब अभिवृद्धि हुई। अलाउद्दीन ने गजनी में अपने भाइयों के साथ किए गए दुर्व्यवहार का बदला लेने के लिए 12वीं सदी के मध्य में गजनी से ईंट बजा दी थी और वहाँ भयंकर आगजनी और खुरेंची मचाई। इसी कारण से उसे लोग जहान सोज अर्थात दुनिया को जलाने वाला कहने लगे। लेकिन यदि गौरियों की मध्य एशिया में साम्राज्य विस्तार की कोई महत्वाकांक्षा थी, तो ख्वारिज्म साम्राज्य की बढ़ती हुई शक्ति ने उस पर अंकुश लगाने का काम किया। दोनों की गिद्ध दृष्टि खुरासान पर लगी हुई थी, लेकिन उस पर कब्जा किया ख्वारिज्म शाह ने। इससे गौरियों के सामने सिवाय इसके कोई रास्ता नहीं रह गया कि वो अपने राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा का लक्ष्य भारत को बनाए। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद, जो मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम के नाम से भी जाना जाता था, गजनी के सिंहासन पर बैठा।
इन दोनों उसका बड़ा भाई गौर पर शासन कर रहा था। गोमल दर्रे को पार करके आगे बढ़ते हुए मुइजुद्दीन ने मुल्तान और उक्ष को जीत लिया। 1178 ईस्वी में राजपूताना रेगिस्तान से होकर उसने गुजरात में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन माउंट आबू के निकट एक लड़ाई में गुजरात के राजा ने उसे बुरी तरह से हरा दिया। वह किसी तरह जान बचाकर भागा। अब मुइजुद्दीन की समझ में आ गया कि अगर वह भारत को जीतना चाहता है तो उसके लिए पंजाब में एक मजबूत आधार कायम करना जरूरी है। तदनुसार उसने पंजाब के गजनवी प्रदेशों को जोतने की मुहिम शुरू की। 1190 ईस्वी तक वह पेशावर, लाहौर और सियालकोट को जीत चुका था और अब दिल्ली और गंगा के दोआब की ओर बढ़ने को तैयार था। इस बीच उत्तर भारत में भी घटनाचक्र तेजी से चल रहा था। चौहानों की शक्ति धीरे धीरे बढ़ रही थी। चौहान शासक राजस्थान पर आक्रमण करने का साहस करने वाले बहुत सारे तुर्कों को धूल चटा चुके थे। 12वीं सदी के मध्य के आसपास तोमरों से चौहानों ने दिल्ली, जिसे दिल्लिका कहा जाता था, भी जीत ली थी। पंजाब की ओर उनकी शक्ति के विस्तार से उन्हें गजनवी शासकों के सामने सामने लाकर खड़ा कर दिया। जिन दिनों मुइजुद्दीन मोहम्मद, जो इतिहास की पुस्तकों में मोहम्मद गौरी के नाम से प्रसिद्ध है, मुल्तान और उक्ष को पदमर्तित कर रहा था, उन्हीं दिनों मात्र 14 साल का एक किशोर अजमेर के सिंहासन पर बैठा। उसका नाम था पृथ्वीराज, जो अनेक कथाओं कहानियों का नायक पात्र बन गया है। युवा राजा ने 16 साल की उम्र से ही अपना देश विजय का अभियान आरंभ कर दिया। अपने संबंधियों के विरोध को शांत करने के लिए उसने राजस्थान के कई छोटे छोटे राज्यों को भी जीत लिया। उसने बुंदेलखंड क्षेत्र पर आक्रमण करके महोबा की लड़ाई में चंदेल शासकों को पराजित किया। इसी लड़ाई में महोबा की रक्षा करते हुए आल्हा और उदल नामक 2 वीरगति को प्राप्त करके आल्हा लोकगीत के नायक बने। लेकिन पृथ्वीराज ने बुंदेलखंड को अपने राज्य में मिलाने का प्रयत्न नहीं किया। उसके बाद उसने गुजरात पर आक्रमण किया, लेकिन वहां के राजा भीम द्वितीय ने, जिसने मुइजुद्दीन मोहम्मद को भी पराजित किया था, पृथ्वीराज ने हरा दिया। इस हार के बाद पृथ्वीराज के लिए अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए सिवाय इसके और कोई रास्ता नहीं रह गया था कि वह पंजाब और गंगा की घाटी की ओर ध्यान दे। तराइन की लड़ाई। इस प्रकार मुइजुद्दीन मोहम्मद और पृथ्वीराज के बीच युद्ध अनिवार्य हो गया था। संघर्ष की शुरुआत तबर हिंद पर दोनों के दावों को लेकर हुई। 1191 में तराइन की लड़ाई में गौरी फौज बुरी तरह से पराजित हुई और मुइजुद्दीन मोहम्मद की जान एक खलजी घुड़सवार ने बचाई। अब पृथ्वीराज तबर हिंद की ओर बढ़ा और 12 महीने तक उस पर घेरा डाले रहने के बाद उसने उस पर कब्जा कर लिया, लेकिन उसने गौरियों को पंजाब से उखाड़ने का कोई प्रयत्न नहीं किया। शायद उसे लगा कि यह तुर्कों का हाल का हमला उनके द्वारा जब तब मारे जाने वाले छापों के सिलसिलों में से एक ही था और गौरी शासक इतने से संतुष्ट नहीं रहेंगे कि पंजाब पर उनका शासन कायम रहे। पृथ्वीराज की इस खुशफहमी मुइजुद्दीन मोहम्मद को अपनी सैन्य शक्ति को नए सिरे से संगठित करने का मौका मिल गया और अगले ही साल उसने फिर से धावा बोल दिया। कहते हैं कि तब पृथ्वीराज ने उसे यह पेशकश की थी कि वह पंजाब में चैन से शासन करता रहे, लेकिन गौरी ने उसकी यह पेशकश ठुकरा दी। सन 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई को भारतीय इतिहास का एक नया मोड़ देने वाली लड़ाई माना जाता है। इस लड़ाई के लिए मुइजुद्दीन मोहम्मद ने बहुत सावधानी से तैयारी की थी। कहते हैं कि उसने 1,20,000 सैनिकों के साथ कूच किया। इसमें घुड़सवारों की जबरदस्त टुकड़ियां शामिल थीं। ये घुड़सवार इस्पात के बख्तरबंदों और ढालों से लैस थे। इनमें से 10,000 घुड़सवार धनुर्धारी भी थे। ऐसा सोचना सही नहीं है कि पृथ्वीराज राजकाज की ओर से बेपरवाह था और जब तक वह संभालता तब तक काफी देर हो चुकी थी। यह सच है कि उस समय तराइन की पिछली लड़ाई का विजयी सेनापति अस्कंद अन्यत्र मोर्चा संभाले हुए था, लेकिन गौरी की ओर से उपस्थित इस नए खतरे का एहसास होते ही पृथ्वीराज ने उत्तर भारत के सभी राजाओं से सहायता की गुहार की। कहते हैं कि बहुत से राजाओं ने उसकी सहायता के लिए अपनी अपनी सैनिक टुकड़ियां भेजी, परंतु कन्नौज का शासक जयचंद अलग खड़ा रहा। बहुत से इतिहासकार अब इस कथा को सही नहीं मानते कि जयचंद ने इस अलगाव का कारण यह था कि पृथ्वीराज ने उसकी पुत्री का, जिसे चौहान राजा से प्रेम था, अपहरण कर लिया था। यह कथा बहुत बाद में एक प्रेम और वीर काव्य के रूप में चंद्रवरदाई ने लिखी और इनमें से बहुत सी असंभाव्य घटनाओं का समावेश है। दोनों राज्यों के बीच बहुत दिनों से वैर चला आ रहा था, इसलिए जयचंद की किनाराकशी कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। कहते हैं कि पृथ्वीराज ने लड़ाई के मैदान में 3 लाख सैनिक उतारे, जिनमें बहुत बड़ी तादाद में घुड़सवार और 300 हाथी भी शामिल थे। संभवतः है कि दोनों की ओर से सेनाओं की संख्या में अतिरंजना हो। भारतीय सेना संख्या बल में शायद बड़ी थी, लेकिन तुर्क सेना अधिक सुसंगठित थी और उसके बेहतर सैनिक नेतृत्व प्राप्त था। यह लड़ाई मुख्य रूप से घुड़सवार सेनाओं की लड़ाई थी। अंत में तुर्क सेना का श्रेष्ठ संगठन और बेहतर गतिशीलता निर्णायक साबित हुई। भारतीय सैनिक बड़ी तादाद में मारे गए। पृथ्वीराज बचकर भागा, लेकिन सरस्वती, आधुनिक सरसा के निकट बंदी बना लिया गया। तुर्क सेना ने हांसी, सरस्वती और समाना के किलों पर कब्जा कर लिया। उसके बाद उसने अजमेर पर हमला करके उस पर भी अधिकार कर लिया। पृथ्वीराज को कुछ काल तक अजमेर पर शासन करने दिया गया,
क्योंकि इस लड़ाई के बाद ऐसे सिक्के मिले हैं जिनमें एक ओर तिथि और पृथ्वीराज मुद्रा लेख अंकित हैं और दूसरी ओर श्री मोहम्मद शाम लिखा हुआ है। इसके कुछ दिनों बाद ही पृथ्वीराज को षड्यंत्र करने के आरोप में मौत के घाट उतार दिया गया। उसके उपरांत उसका बेटा गद्दी पर बैठा। दिल्ली भी उसके तोमर शासक को वापस दे दी गई, लेकिन इस नीति को शीघ्र ही उलट दिया गया। तोमर राज की को गद्दी से हटा दिया गया और दिल्ली को तुर्कों की गंगा घाटी विजय का आधार बनाया गया। एक विद्रोह के बाद मुस्लिम सेना ने अजमेर पर फिर से कब्जा कर लिया और वहां तक शासन एक तुर्क सेनापति को सौंप दिया गया। पृथ्वीराज के पुत्र ने वहां से रणथंभौर जाकर एक नई शक्तिशाली चौहान राज्य की स्थापना की। इस प्रकार दिल्ली क्षेत्र और पूर्वी राजस्थान तुर्क शासन के अधीन चला गया। गंगा घाटी, बिहार और बंगाल पर तुर्कों की विजय। सन 1191 और 1206 के बीच तुर्क गंगा यमुना दोआब और उसके आसपास के प्रदेशों तक फैल गया और तुर्कों ने बिहार और बंगाल पर अपना झंडा गाड़ दिया। दोआब पर कब्जा करने के लिए तुर्कों को सबसे पहले कन्नौज के गढ़वाल राज्य को जीतना पड़ा। गढ़वाल शासक जयचंद को उन दिनों भारत का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता था। वह 2 दशकों से कन्नौज पर चैन से राज करता रहा था। शायद वह योग्य योद्धा नहीं था, क्योंकि बंगाल के सेन राजा से वह पहले ही पराजित हो चुका था। तराइन की लड़ाई के बाद मुइजुद्दीन गजनी लौट गया और भारत पर राजकाज अपने विश्वस्त गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया। अगले 2 वर्षों के दौरान तुर्कों ने अपनी ऊपरी दोआब के कुछ हिस्सों को जीत लिया और गढ़वाल शासक ने उनके मार्ग में कोई बाधा उपस्थित नहीं की। 1194 में ईस्वी में मुइजुद्दीन भारत लौटा। 50,000 घुड़सवारों के साथ उसने यमुना पार की और कन्नौज की ओर बढ़ा। कन्नौज के निकट चंदावर नामक स्थान पर मुइजुद्दीन जयचंद के बीच जमकर युद्ध हुआ। कहते हैं कि जयचंद जीत लगभग हासिल कर चुका था, लेकिन तभी उसे एक तीर लगा जो उसके लिए घातक साबित हुआ। उसके रणभूमि में गिरते ही सेना बिखर गई और पूरी तरह से पराजित हुई। अब मुइजुद्दीन बनारस की ओर बढ़ा। उसने वहां खूब तबाही मचाई और कई मंदिर तोड़ दिए। इस प्रकार तुर्क एक विशाल क्षेत्र पर अपना शासन स्थापित कर चुके थे और उसका राज्य बिहार की सीमा को छूता था। इस तरह तराइन और चंदावर की लड़ाइयों ने भारत में तुर्क शासन की नींव भली भांति डाल दी, लेकिन इन जीतों को अस्थायित्व प्रदान करने का काम काफी कठिन था। इसमें तुर्कों को आगे लगभग 50 वर्षों का समय लगाना पड़ा। इसका अध्ययन हम आगे के एक अध्याय में करेंगे। मुइजुद्दीन 1206 ईस्वी तक जीवित रहा। इस दौरान उसने दिल्ली के दक्षिणी बाजू की रक्षा करने के लिए बयाना और ग्वालियर के किले फतह किए। कुछ दिन बाद ऐबक ने चंदेल शासकों से कालिंजर, महोबा और खजुराहो छीन लिया। दोआब को अपना आधार बनाकर तुर्कों ने आसपास के क्षेत्रों पर हमले किए। ऐबक ने गुजरात और अंशलवाड़ के राजा भीमदूती को पराजित किया। कई दूसरे शहरों पर हमला करके तुर्कों ने खूब लूटा। यद्यपि इस क्षेत्र पर शासन करने के लिए एक मुसलमान सूबेदार नियुक्त किया गया था, लेकिन उसे शीघ्र ही उखाड़ फेंका गया। इससे स्पष्ट था कि तुर्क अभी भी इतने ताकतवर नहीं हो पाए थे कि दूर दूर तक फैले इतने विस्तृत क्षेत्र पर शासन कर पाते। लेकिन पूर्व में तुर्कों को अधिक सफलता मिली। बख्तियार नामक एक खलजी अफसर को, जिसका चाचा तराइन के युद्ध में लड़ा था, बनारस से पूर्व की ओर कुछ इलाकों को संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस स्थिति का लाभ उठाकर उसने बिहार पर कई हमले किए थे। दरअसल तब बिहार एक प्रकार से लावारिस क्षेत्र था और इन हमलों के लिए दौरान बख्तियार खिलजी ने बिहार के कुछ प्रसिद्ध बौद्ध बिहारों को अपना लक्ष्य बनाया था और उन्हें बर्बाद कर दिया। इन बिहारों का कोई रक्षक नहीं था। नालंदा और विक्रमशिला ऐसे ही बिहार से बख्तियार खिलजी ने काफ़ी संपत्ति इकट्ठी कर ली थी और अपने अनुयायियों का एक दल भी खड़ा कर लिया था। अपने हमले के दौरान उसने बंगाल पहुंचने के रास्तों की जानकारी भी इकट्ठी कर ली थी। बंगाल विजय के अपने विशेष लाभ थे। अपने आंतरिक संसाधनों तथा विदेश के व्यापार के कारण प्राप्त उसकी समृद्धि की ख्याति दूर दूर तक थी। बहुत सावधानी के साथ तैयारी करके बख्तियार नदिया, एक तीर्थ स्थान जहां पर सेन शासक लक्ष्मण सेन यात्रा के लिए गया हुआ था, की ओर बढ़ा। वह पूरी तरह चोरी छिपे आगे बढ़ रहा था और उसने घोड़ों के सौदागर का वेश धारण कर रखा था। इसी छद्म वेश में 18 लोगों की एक टुकड़ी ने नदिया में प्रवेश किया। उसे इसलिए नहीं पहचाना जा सका कि उन दिनों घोड़ों के तुर्क सौदागर का आना जाना एक आम बात थी। राजमहल में पहुंचकर बख्तियार ने एकाएक हमला कर दिया और चारों ओर भारी अस्त व्यस्तता की स्थिति पैदा कर दी। सेन राजा लक्ष्मण सेन एक माना हुआ योद्धा था, लेकिन अचानक किए गए इस हमले से अस्तंभित राजा ने सोचा कि तुर्कों की मुख्य सेना पहुंच गई है, सो वह चोर दरवाजे से निकल भागा और सोनार गांव में शरण ली। तुर्क सेना आसपास ही रही होगी, क्योंकि जल्द ही मौके पर पहुंचकर उसने किले पर कब्जा कर लिया। राजा की सारी संपत्ति पर, यहाँ तक कि उसकी पत्नियों और बच्चों पर भी तुर्कों ने अधिकार कर लिया। ये घटनाएं 1204 ईस्वी की मानी जाती हैं। बख्तियार फिर सेन शासकों की राजधानी लखनौती की ओर बढ़ा और बिना किसी विरोध के उस पर कब्जा कर लिया, क्योंकि सेन शासक उस समय दक्षिण बंगाल के सोनार गांव गया हुआ था। लक्ष्मण सेन और उसके उत्तराधिकारियों ने वहां से दक्षिण बंगाल पर कई सालों तक शासन किया। यद्यपि मुइजुद्दीन ने बख्तियार खलजी को औपचारिक तौर पर बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया था, किंतु वह इस प्रदेश के
स्वतंत्र और वास्तविक शासक के रूप में ही राजकाज चलाता रहा, परंतु इस स्थिति का उपभोग बख्तियार अधिक दिनों तक नहीं कर पाया। उसने असम में ब्रह्मपुत्र घाटी की जीतने की मूर्खतापूर्ण मुहिम शुरू कर दी। कुछ लेखकों का कहना है कि उसका इरादा तिब्बत पर आक्रमण करने का था। असम के माद शासक पीछे हटते रहे और तुर्क सेना जितना आगे बढ़ सकती थी उतना आगे उसे बढ़ने दिया। अंत में थके मादे तुर्कों को लगा कि वे अब और आगे नहीं बढ़ सकते, सो उन्होंने पीछे लौटने का निश्चय किया। लेकिन रास्ते में उन्हें कहीं रसद पानी नहीं मिला और असमी सेना ने उन्हें खूब परेशान करती रही। भूखी प्यासी और पस्त तुर्क सेना को एक ऐसे स्थान पर युद्ध का सामना करना पड़ा जहां सामने एक चौड़ी नदी थी और पीछे उसकी सेना। नतीजतन तुर्क सेना की गहरी शिकस्त हुई। कुछ पहाड़ी कबीलों की मदद से बख्तियार अपने थोड़े से साथियों के साथ जान बचा कर लौटा, लेकिन उसका स्वास्थ्य जर्जर हो चुका था और हिम्मत। इधर जब ऐबक और तुर्क तथा खलजी सरदार जब उत्तर भारत में तुर्कों की विजय का स्थायित्व प्रदान करने की कोशिश कर रहे थे, तो उधर मुइजुद्दीन और उसका भाई मध्य एशिया के गौरी साम्राज्य का विस्तार करने में जुटे हुए थे। गौरियों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा ने उन्हें सीधे शक्तिशाली ख्वारिज़मी साम्राज्य से सामने ला खड़ा कर दिया। 1203 ईस्वी में मुइजुद्दीन ख्वारिज़मी शासक से बुरी तरह पराजित हुआ। यह पराजय गौरियों के लिए छिपा हुआ वरदान साबित हुई, क्योंकि इसके फलस्वरूप उन्हें अपनी मध्य एशियाई महत्वाकांक्षाओं को तिलांजलि देकर अपना पूरा ध्यान भारत पर लगाने को विवश होना पड़ा। इससे कुछ समय बाद केवल भारत को आधार बनाकर विकसित होने वाले तुर्क राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। लेकिन मुइजुद्दीन की पराजय का तात्कालिक परिणाम यह हुआ कि उसके कई भारत स्थित विरोधियों ने विद्रोह कर दिया। पश्चिम पंजाब की युद्धप्रिय खोखर जाति ने विद्रोह करके लाहौर और गजनी के बीच संचार मार्ग काट दिया। खोखरों को सबक सिखाने के लिए मुइजुद्दीन ने 1206 ईस्वी में भारत पर अंतिम बार आक्रमण किया। उसने खोखरों की एक भारी तादाद को मौत के घाट उतारकर उनका जोश ठंडा कर दिया। लेकिन जब वह गजनी लौट रहा था तो इस्लाम के जिस फिरके को वह हामी था, उसके प्रतिद्वंदी फिरके में विश्वास रखने वाले एक कट्टरपंथी मुसलमान ने उसकी हत्या कर दी। मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम की तुलना बहुधा महमूद गजनवी से की गई। एक योद्धा के रूप में महमूद गजनवी मुइजुद्दीन से अधिक सफल था। उसे भारत में या मध्य एशिया में कहीं भी हार का मुंह नहीं देखना पड़ा। भारत के बाहर उसका शासन मुइजुद्दीन से ज़्यादा बड़े साम्राज्य पर था, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि मुइजुद्दीन को भारत में अधिक बड़े और संगठित राज्यों का सामना करना पड़ा। मध्य एशिया में उसे महमूद से कम कामयाबी मिली, लेकिन भारत में उसकी राजनीतिक उपलब्धियां श्रेष्ठ थीं। तथापि मुइजुद्दीन ने उत्तर भारत में जो सफलता प्राप्त की, उसका मार्ग महमूद की पंजाब विजय ने प्रशस्त किया था। दोनों के सामने उपस्थित परिस्थितियां एक दूसरे से काफ़ी भिन्न थीं। इस बात को ध्यान रखते हुए दोनों के बीच कोई प्रासंगिक तुलना नहीं की जा सकती। भारत के संदर्भ में दोनों की राजनीतिक तथा सैनिक मंतव्य भी कई महत्वपूर्ण दृष्टियों से एक दूसरे से भिन्न थे। दरअसल दोनों में से किसी को भी इस्लाम की फिक्र नहीं थी। यदि कोई शासक अधीनता स्वीकार कर लेता था तो उसे अपने प्रदेशों पर राज्य करने के लिए छोड़ दिया जाता था, बशर्ते कि किसी अन्य कारण से उसके प्रदेशों को पूर्णतः या अंशतः अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लेना जरूरी नहीं हो जाता था। महमूद और मुइजुद्दीन दोनों ने हिंदू अफसरों और सिपाहियों का उपयोग किया। अलबत्ता दोनों में से किसी ने भी अपने प्रयोजन सिद्ध करने और भारतीय नगरों तथा मंदिर की लूट का औचित्य ठहराने के लिए इस्लाम की दुहाई देने में आगा पीछा नहीं किया। राजपूतों की पराजय के कारण सिर्फ 15 साल की अवधि में तुर्क सेना के हाथों प्रमुख उत्तर भारतीय राज्यों की पराजय के कारण की छानबीन करना भी जरूरी है। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि किसी देश को कोई दूसरा देश तभी जीतता है जब उसमें सामाजिक और राजनीतिक कमजोरियां आ जाती हैं या आर्थिक एवं सैनिक दृष्टियों से अपने पड़ोसियों से पिछड़ जाता है। हाल के अनुसंधानों से पता चला है कि भारतीयों के मुकाबले तुर्कों के पास कोई श्रेष्ठ शस्त्रास्त्र नहीं था। हम देख चुके हैं कि लोहे की रकाब का प्रयोग आरंभ से होने से यूरोप में युद्ध के तौर तरीकों में काफ़ी बदलाव आए थे। ऐसी रकाबों का प्रयोग भारत में 8वीं सदी से ही फैलने लगा था। तुर्कों के धनुष से छूटे हुए तीर ज़्यादा दूर तक मार सकते थे, लेकिन भारतीयों के तीरों का निशाना अधिक सधा हुआ और घातक माना जाता था। ये तीर आमतौर पर जहर से बुझे हुए होते थे। आमने सामने की लड़ाई में भारतीय तलवारों को दुनिया में सबसे श्रेष्ठ माना जाता था। भारतीयों को हाथियों का लाभ था, सो अलग। शायद तुर्कों के घोड़े भारतीयों द्वारा आयातित घोड़ों से अधिक तेज और मजबूत होते थे। इस प्रकार तुर्कों की श्रेष्ठता सामाजिक तथा संगठनात्मक क्षेत्रों में थी। फ्यूडलिज्म के प्रसार अर्थात स्थानीय भूमिपतियों और सरदारों के उदय के कारण भारतीय राज्यों का प्रशासनिक ढांचा और सैनिक संगठन कमजोर पड़ गया था। राजाओं को स्थानीय सरदारों पर निर्भर रहना पड़ता था और ये सरदार आपसी तालमेल रखते हुए काम नहीं करते थे। लड़ाई खत्म होते हुए तुरंत अपने अपने इलाकों में वापस लौट जाते थे और दूसरी ओर अपनी जनजातीय संरचना और एकता तथा खालसा प्रणालियों के विकास के कारण तुर्कों की बड़ी बड़ी अस्थायी सेनाएं लंबे समय तक मैदान में डटी रह सकती थी। भारतीय घुड़सवारों की एक संगठित सेना के रूप में
जो कि लंबे रास्ते तय करती हो और दांव पेच से लड़ती हो के अभ्यस्त नहीं थे। राजपूतों में भी घुड़सवार धनुर्धारों या पूर्णतः सुसज्जित अश्वारोहियों का अभाव था। यदि ये कारण बाधा बनकर सामने न आए होते तो राजपूत राज्यों को, जिनमें से कई मानवीय तथा भौतिक संसाधनों की दृष्टि से गजनवियों और गौरियों से बढ़चढ़ कर थे, पराजय का मुंह देखना नहीं पड़ता। यदि वे पराजित हो भी जाते तो शीघ्र ही पराजय को विजय में बदल देते। व्यक्तिगत वीरता या लड़ाई में हिम्मत के संदर्भ में राजपूत तुर्कों से उनकी गाजी भावना के बावजूद किसी भी प्रकार से कम नहीं थे। जाति अवश्य ही विभाजक थी, पर या निम्न जाति कुवर्ण के लोगों को सेना में भर्ती होने से नहीं रोकती थी, जिसके कारण राजपूत शासकों की सेनाएं युद्ध क्षेत्र में अपने विरोधियों से हमेशा बड़ी होती थीं। पर जैसा कि हमने दिखाया है कि युद्ध का निर्णय व्यक्तिगत वीरता या संख्या पर आधारित न होकर संगठन और नेतृत्व पर आधारित होता था। राजपूतों ने तुर्कों और अरबों के आक्रमण का कड़ाई से काफी समय तक मुकाबला किया, परंतु उन्होंने कभी भी स्वयं आक्रमण करके अरबों और तुर्कों को अपने द्वारा अधिकृत सामरिक महत्व की भूमियों से निकालने की कोशिश नहीं की। अतः उन्होंने भारत के सीमांत क्षेत्रों, विशेषकर अफगानिस्तान और पंजाब, जो कि गंगा के हृदय के बाहरी गढ़ थे, को शत्रु के हाथों में रहने दिया। इसी तात्पर्य से राजपूतों पर युद्ध नीतिक दृष्टि के अभाव का आरोप लगाया गया है।